कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग बस चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं, लगातार कोई टेंशन, कोई फिक्र? हाँ बिल्कुल, जैसे विचारों का कोई ट्रैफिक जैम लगा हो दिमाग में। वही तो आज हम इसी उलझन की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जोसेफ नुनगुएन की एक किताब है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इसके कुछ आइडियाज हैं और ये किताब दावा करती है कि इसमें लाइफ के बड़े सवालों के जवाब है और वो सब पाने का रास्ता भी जिसकी हमें तलाश है, जैसे मन की शांति, अनकंडीशनल लव और खुशी। काफी बड़ा दावा है वैसे। है तो आज का अपना मिशन यही है, हमारे अंदरूनी दुख का, मतलब इमोशनल पेन का वो अजीब सा कारण समझना जो शायद हम देख नहीं पाते, और फिर इन आइडियाज में जो शांति का रास्ता बताया है उसे खोजना। हाँ। और ये उन लोगों के लिए काफी काम का हो सकता है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन में खोए बिना थोड़ी क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ आहा मोमेंट्स। बिल्कुल, जहाँ सीधी सरल बात समझ आ जाए। ठीक है, तो फिर खोलते हैं इस पिटारे को, शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ना एक बेसिक फर्क समझना बहुत जरूरी है। हम्म। फिजिकल पेन यानी शारीरिक दर्द और साइकोलॉजिकल या इमोशनल सफरिंग मतलब अंदरूनी दुख। ओके। किताब कहती है कि देखो, फिजिकल पेन तो लाइफ का हिस्सा हो सकता है, चोट लग सकती है, बीमारी हो सकती है। हाँ वो तो है। लेकिन जो इमोशनल दुख है वो हमारी अंदरूनी पीड़ा, वो ऑप्शनल है, मतलब वो हमारी चॉइस है। ऑप्शनल, ये कैसे? यहाँ पर वो बुद्ध के 2 तीरों वाला उदाहरण है ना, बहुत सही बैठता है। हाँ बताइए। पहला तीर है घटना, लाइफ में कुछ बुरा हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, ये पहला तीर लगा। ठीक है। लेकिन दूसरा तीर है हमारी रिएक्शन, हमारा दुख, उस घटना के बारे में हमारी सोच, और ये दूसरा तीर हम खुद को मारते हैं, ये ऑप्शनल है। अच्छा, मतलब घटना तो हो गई, हाँ, पर उस पे दुखी होना या ना होना वो हमारे हाथ में है। एग्जैक्टली, यही किताब का मेन पॉइंट है। हाँ, और ये लेखक भी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे उन्होंने सालों तक बहुत कुछ ट्राई किया, जैसे साइकोलॉजी, मेडिटेशन, गुरुओं को सुना, पर फिर भी वो जो एक लगातार बना रहने वाला दुख था ना, उसका असली कारण नहीं पकड़ पा रहे थे। राइट। और आखिर में उन्हें ये समझ आया कि हमारा मन कैसे काम करता है, वहीं से जवाब मिला। बिल्कुल, और यहीं से किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो सामने आता है, और वो थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। क्या है वो? वो ये कि हमारे ज्यादातर इमोशनल दुख का जो मूल कारण है वो है हमारी सोच। थिंकिंग? सोच मतलब सिर्फ सोचना? हाँ, मतलब अपने मन में आने वाले विचारों पर लगातार सोचते रहना, उन्हें पकड़कर बैठ जाना, उनका एनालिसिस करना, उनसे उलझे रहना। किताब कहती है हम असल दुनिया में कम और अपने विचारों की बनाई हुई दुनिया में ज्यादा जीते हैं। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, वो कॉफी शॉप वाला उदाहरण बड़ा अच्छा है। सोचो, एक कॉफी शॉप में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है। बाहर का माहौल सेम है, कॉफी भी शायद सेम है, पर एक बंदा शायद अपनी जॉब को लेकर या पैसों को लेकर बहुत स्ट्रेस में है, उसका दिमाग भागा जा रहा है। और दूसरा बंदा वहीं बैठा आराम से कॉफी पी रहा है, बाहर देख रहा है, बिल्कुल शांत है। हाँ, ऐसा होता है। तो जगह वही, पर एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग। क्यों? बाहरी माहौल की वजह से नहीं, उनके अंदर क्या चल रहा है उसकी वजह से, उनकी सोच की वजह से। बिल्कुल, उनकी सोच अलग है। इसका मतलब साफ है कि बाहरी घटनाएं या लोग हमें डायरेक्ट फील नहीं करवाते, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारी जो इंटरप्रिटेशन है, हमारी जो सोच है, वही हमारी फीलिंग्स बनाती हैं। ओह, मतलब भावनाएं विचारों से आती हैं। हाँ, हम वही फील कर सकते हैं जो हम उस पल सोच रहे होते हैं। ओनली वॉट वी आर थिंकिंग। इसमें वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी था शायद। हाँ, वो नौकरी वाला। मान लो कोई अपनी जॉब से नफरत करता है, ये विचार मुझे मेरी नौकरी से नफरत है उसे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन देता है। अब सोचो, अगर एक पल के लिए वो ये विचार छोड़ दे, ये विचार मन में ना हो, तो वो कैसा फील करेगा? शायद शांत, हल्का, खाली नाव वाली। हाँ, वो भी इसी बात को कंफर्म करती है। एक साधु था, ध्यान लगाने की कोशिश करता था, पर उससे हर चीज से चिढ़ होती थी, लोग, जानवर, हवा। अच्छा। तो शांति के लिए वो झील के बीच में नाव लेकर चला गया। वहां भी अचानक एक नाव उसकी नाव से टकरा गई। उसे बहुत गुस्सा आया, कौन है ये अंधा? पर जब उसने देखा तो नाव खाली थी, कोई नहीं था उसमें। और जैसी उसे ये पता चला, गुस्सा गायब। हाँ, गुस्सा एकदम गायब। उसे समझ आया कि गुस्सा नाव से नहीं आया था, गुस्सा उसकी अपनी रिएक्शन, उसकी अपनी सोच से आया था। वाह, तो ये पहला बड़ा सबक हुआ, दुख बाहर से नहीं, हमारी सोच से आता है। एग्जैक्टली। ये समझना ही आधी लड़ाई जीतना है।
और यहीं पर किताब एक और बहुत बारीक लेकिन इम्पोर्टेंट फर्क बताती है। किस चीज में? विचारों, थॉट्स और सोच, थिंकिंग के बीच। इसे समझना मतलब गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, ये क्या फर्क है विचार और सोच? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर है नहीं। देखो, विचार क्या है? वो है रॉ मटेरियल, जैसे बिजली की चमक। वो बस आते हैं अपने आप, बिना बुलाए। कहाँ से आते हैं? किताब कहती है इनका सोर्स शायद हमारे कॉन्शियस माइंड से भी परे है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन सा विचार कब आएगा। वो बस पॉप अप होते हैं जैसे बादल। ठीक है, तो ये हुए विचार। फिर सोच क्या है? सोच है उन विचारों को पकड़ लेना और फिर उनके साथ एक्टिवली जुड़ जाना, उन पर मनन करना, एनालिसिस करना, चिंता करना, उनसे लड़ना या उनसे सहमत होना। इसमें हमारा एफर्ट लगता है, विल पावर लगती है। अच्छा, तो विचार पैसिव हैं, आते जाते हैं, और सोच एक्टिव है, हम करते हैं। हाँ, विचार संज्ञा जैसे हैं और सोच क्रिया जैसी। और किताब कहती है यही एक्टिव सोच है जो हमारे इमोशनल दुख की जड़ है, वो अपने आप आने वाले विचार नहीं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब जो अच्छी फीलिंग्स होती हैं, खुशी, प्यार, शांति, वो पॉजिटिव सोचने से नहीं आती। किताब का नजरिया अलग है। वो कहती है नहीं, पॉजिटिव फीलिंग्स हमारी नेचुरल स्टेट है, हमारा बेसलाइन है। नेचुरल स्टेट? हाँ, उन्हें महसूस करने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, बल्कि हमारी जो ये एक्टिव सोच है ना, वही अक्सर उस नेचुरल स्टेट को ब्लॉक कर देती है। जैसे सूरज को बादल ढक लेते हैं। बिल्कुल, क्या बढ़िया एनालॉजी है। यहाँ सोच वो बादल है। तो फिर नेगेटिव फीलिंग्स क्यों आती हैं? गुस्सा, डर, चिंता? वो एक तरह का इंडिकेटर है, अलार्म सिस्टम समझ लो। कैसा अलार्म? वो बताते हैं कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हम अपने विचारों में बुरी तरह उलझ गए हैं। जितनी ज्यादा सोच उतनी तेज नेगेटिव फीलिंग। ओह, तो नेगेटिव फीलिंग्स बुरी नहीं है, वो बस सिग्नल है कि ओवरथिंकिंग हो रही है। हाँ, किताब तो यही कहती है। वो हमें गाइड करती है वापस शांति की तरफ। वाह, ये तो बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है। मतलब विचार प्रॉब्लम नहीं, उन पर जरूरत से ज्यादा सोचना प्रॉब्लम है। ये दूसरा बड़ा सबक। एकदम सही। तो अगर सोच ही प्रॉब्लम है और अच्छी फीलिंग्स हमारी नेचुरल स्टेट है, तो उस नेचुरल स्टेट में वापस कैसे जाएं? अच्छा सवाल है। क्या हमें कुछ करना होगा, कोई टेक्निक? किताब कहती है करना कुछ नहीं है, बल्कि जो कर रहे हैं यानी सोचना, उसे कम करना है। कम कैसे करें? हमारी नेचुरल स्टेट शांति, प्रेम और खुशी की है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हाँ। जब उसकी बेसिक जरूरतें पूरी हों तो वो नेचुरली खुश रहता है, प्यार भरा होता है। उसे खुश होने के लिए सोचना नहीं पड़ता। बात तो सही है। हमारी भी वही ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग है, समझो। जितनी कम हम अपनी एक्टिव सोच में फंसे होंगे, उतना ही हम अपनी उस नेचुरल स्टेट के करीब होंगे। इसमें वो स्पीडोमीटर वाली बात भी थी ना? हाँ, वो भी अच्छा तरीका है समझने का। सोचो, हमारे मन का एक स्पीडोमीटर है। ठीक है। वो मापता है विचार प्रति मिनट, थॉट्स पर मिनट। ओके। जब ये सुई रेड जोन में होती है, मतलब बहुत ज्यादा सोच चल रही है, दिमाग रेस कर रहा है, तब हम स्ट्रेस, गुस्सा, एंजाइटी फील करते हैं। और यहाँ मजे की बात ये है कि ये जरूरी नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा या बुरा। बस ये फैक्ट कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वही हमें बुरा फील कराता है। दिमाग ओवरलोड हो जाता है। ओह, तो मतलब नेगेटिव टॉपिक पे सोचें या पॉजिटिव पर? अगर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो फीलिंग नेगेटिव ही होगी ज्यादातर। हाँ, क्योंकि वो स्टेट ही तनाव वाली है। तो फिर इस ओवरथिंकिंग को, इस लाल बत्ती को रोके कैसे, स्विच ऑफ कैसे करें? किताब कहती है जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि उससे वो और बढ़ेगी। जैसे किसी चीज से लड़ो तो वो और ताकतवर हो जाती है। तो फिर चाबी है अवेयरनेस, जागरूकता। कैसे? बस ये नोटिस करना कि ओके, अभी मैं सोच रहा हूँ। अपनी सोच को देखना बिना जजमेंट के, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो, बिना उसमें उलझे। तो वो धीरे धीरे अपने आप सेटल होने लगती है। जैसे गंदला पानी होता है ना, अगर उसे छेड़ो मत, बस छोड़ दो, तो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। वाह। मन का भी कुछ ऐसा ही है। अवेयरनेस उसे शांत होने का स्पेस देती है। तो समाधान ज्यादा सोचने में नहीं, बल्कि कम सोचने में और अपनी सोच के प्रति सिर्फ जागरूक होने में। ये तीसरा पॉइंट हुआ। बिल्कुल। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। अगर हमें सोचना कम करना है, तो हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ कैसे जिएंगे?
काम कैसे करेंगे, डिसीजन कैसे लेंगे, गोल कैसे अचीव करेंगे। क्या ये सब बिना सोचे हो सकता है? ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता। हाँ, ये सवाल बिल्कुल वैलिड है और बहुत कॉमन भी। किताब का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहती है कि हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी क्लैरिटी वो नॉन थिंकिंग स्टेट में ही आती है। नॉन थिंकिंग मतलब बिना सोचे। हाँ, बिना एक्टिव सोच विचार के, जिसे लोग फ्लो कहते हैं या जोन में होना। कभी एक्सपीरियंस किया है? हाँ, किया है। जब किसी काम में इतने खो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता टाइम का और काम बस होता जाता है। एग्जैक्टली। स्पोर्ट्स में, आर्ट में या किसी भी काम में ये हो सकता है। बेस्ट एथलीट्स अपनी पीक परफॉर्मेंस इसी स्टेट में देते हैं। अच्छा। हाँ, जापानीज मार्शल आर्ट्स में एक टर्म है मुशिन। मुशिन मतलब मन बिना मन के, नो माइंड। जब दिमाग खाली होता है, कैलकुलेशन और डर से फ्री, तभी बॉडी और इंट्यूशन बेस्ट काम करते हैं। एक्टिव सोच तो हिचकिचाहट और डाउट पैदा करती है, परफॉर्मेंस खराब करती है। चलो ठीक है, परफॉर्मेंस की बात मान ली, पर डिसीजन मेकिंग, उसके लिए तो प्रोज एंड कॉन सोचने पड़ते हैं ना। किताब कहती है कि हमारे अंदर एक गहरी समझ होती है, इंट्यूशन, गट फीलिंग। वो सोच के शोर में दब जाती है। जब मन शांत होता है नॉन थिंकिंग में, तब वो अंदर की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। तो मतलब बेस्ट डिसीजन सोचने से नहीं, शांत मन से आते हैं। हाँ, अक्सर हमें अंदर पता होता है क्या सही है, पर हमारा डर, हमारी ओवर एनालिसिस, दूसरों की राय, वो हमें रोक देती है। डिसीजन क्लैरिटी से आते हैं, सोचने के बोझ से नहीं। और गोल्स, लक्ष्य बनाना, वो कैसे होगा बिना सोचे? यहाँ किताब दो तरह के गोल्स में फर्क करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। कैसे? एक होते हैं इंस्पिरेशन से पैदा हुए लक्ष्य। प्रेरणा से। अच्छा, ये सहज विचारों से आते हैं, दिल की आवाज होते हैं, हल्के लगते हैं। इन्हें करने की एक अंदरूनी चाहत होती है। और दूसरे? दूसरे होते हैं डेस्पिरेशन से पैदा हुए, हताशा से। डेस्पिरेशन? हाँ, ये एक्टिव सोच, कमी की फीलिंग या डर से आते हैं। ये बोझ लगते हैं, इन्हें करने की मजबूरी लगती है, जैसे कुछ प्रूफ करना है या किसी चीज से बचना है। तो नॉन थिंकिंग स्टेट हमें इंस्पिरेशन वाले गोल से कनेक्ट होने में मदद करती है, जो ज्यादा मीनिंगफुल और फुलफिलिंग होते हैं। तो मतलब बेहतर काम करने और सही रास्ता जानने के लिए शायद ज्यादा सोचने की नहीं, बल्कि मन को शांत रखने की जरूरत है, ताकि अंदर की आवाज सुन सकें। ये चौथा पॉइंट। बिल्कुल। और यही शांति, यही नॉन थिंकिंग की अवस्था वो स्पेस बनाती है जहां नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस आ सकें। स्पेस? हाँ, वो ज़ेन कहानी है ना, चाय की प्याली वाली। हाँ हाँ, सुनाइए। एक स्कॉलर था, बहुत पढ़ा लिखा। वो ज़ेन मास्टर के पास गया ज्ञान लेने। ठीक है। पर मास्टर के सामने बस अपनी ही बातें करता रहा, अपना ज्ञान बघारता रहा। मास्टर चुपचाप उसके कप में चाय डालते रहे। कप भर गया, चाय गिरने लगी, पर मास्टर डालते रहे। अरे! स्कॉलर चिल्लाया, रुकिए, कप भर गया है और चाय नहीं आ सकती। मास्टर मुस्कुराए और क्या कहा? कहा, तुम भी इस कप की तरह हो, अपने विचारों से इतने भरे हुए कि कुछ नया अंदर जा ही नहीं सकता। अगर कुछ सीखना है तो पहले अपना कप खाली करके आओ। वाह! मतलब मन में जगह बनानी होगी नए विचारों के लिए। हाँ, और वो जगह नॉन थिंकिंग से बनती है। जब हम लगातार सोचते नहीं रहते, तभी स्पेस बनता है और आइडिया सॉल्यूशंस अपने आप आते हैं। कहते एडिसन, आइंस्टाइन भी जब प्रॉब्लम में फंसते थे तो क्या करते थे? तो जबरदस्ती सोचते नहीं रहते थे, कुछ और करते थे। पावर नैप लेते थे, म्यूजिक सुनते थे, और अक्सर सॉल्यूशन तब आता था जब वो एक्टिवली सोच नहीं रहे होते थे। इंटरेस्टिंग। लेकिन एक बात है, जब कोई इस तरह जीने की कोशिश करे, कम सोचने की, शांत रहने की, तो क्या इसमें कुछ मुश्किलें आती हैं? क्योंकि आदत तो सोचने की है। हाँ, बिल्कुल आ सकती हैं। किताब में इसका जिक्र है। क्या होता है? जब अंदर गहरी शांति फील होने लगती है ना, तो वो इतनी अनफेमिलियर होती है कि मन घबरा जाता है। घबरा जाता है? हाँ, सोचने लगता है कुछ गड़बड़ है क्या, सब इतना शांत क्यों है। या ऐसा लग सकता है कि मेरी वो पहले वाली शार्पनेस चली गई, मैं कम प्रोडक्टिव हो गया हूँ। तो क्या ये सच है? क्या शार्पनेस चली जाती है? किताब कहती है नहीं, ये बस मन का पुराना पैटर्न है। वो ड्रामा, स्ट्रेस, प्रॉब्लम में रहने का इतना आदी है कि शांति उसे बोरिंग या गलत लगती है। अच्छा। वो बस वापस अपनी जानी पहचानी दुख और चिंता वाली स्टेट में लौटना चाहता है। ये एक तरह का धोखा है। तो फिर इससे कैसे डील करें? यहाँ पर फेथ मतलब विश्वास काम आता है। किस चीज में विश्वास? अज्ञात में।
ट्रस्ट करना कि जहां हमारी लिमिटेड सोच खत्म होती है वहीं असली पोटेंशियल शुरू होता है। ये एक चॉइस है, क्या हमें अपने जाने पहचाने लेकिन दुख भरे दायरे में रहना है, या फिर अनजानी लगने वाली फ्रीडम, शांति और खुशी की तरफ कदम बढ़ाना है। ये गहरा सवाल है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो इस किताब का निचोड़ क्या है, मेन मैसेज? निचोड़ ये है कि हमारा जो ज्यादातर इमोशनल पेन है, स्ट्रेस, गुस्सा, चिंता, निराशा, वो बाहरी हालात के वजह से उतना नहीं है जितना उन हालातों के बारे में हमारी जो लगातार चलती रहने वाली सोच है उसकी वजह से। बिल्कुल, द रूट कॉज इज आवर थिंकिंग में है। कैसे? अपने मन में जो भी विचार आ जा रहे हैं उनके प्रति बस अवेयर होना, उन्हें पकड़ना नहीं, उनसे उलझना नहीं, उन्हें बस आने जाने देना। ऐसा करने से हम अपने नेचुरल स्टेट, जो शांति, प्यार और क्लैरिटी की है, उसमें वापस आ जाते हैं। किताब कहती है वो स्टेट हमेशा हमारे अंदर है, बस हमारी सोच ने उसे ढक रखा है। ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है, या शायद कम सोचने वाली। हाँ बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को, या शायद नो सोचने को। क्या हो अगर आज जो चीज आपको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है वो असल में प्रॉब्लम हो ही ना? क्या हो अगर वो सिर्फ आपकी सोच का बनाया हुआ एक भूत हो? सिर्फ इस पॉसिबिलिटी पर गौर करने से क्या बदल सकता है?